अपना संजीवन है, ये अपना संजीवन है, ये अपना संजीवन है। हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं पाठ क्रमांक 15 नीलकंठ इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। इसकी पिछली वीडियोस में हमने इस पाठ का पहला भाग पढ़ लिया है, वह वीडियो पहले देखो, उसके बाद यह वीडियो देखो ताकि आपको नीलकंठ यह पाठ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों देखो, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा है वो थोड़ा सा दोहराती हूँ कि इस पाठ की जो लेखिका है महादेवी वर्मा जी, इन्होंने 2 मोर और मोरनी के बच्चे खरीद कर लाए हैं और वो बच्चे कहाँ पर रखे हैं? अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उन्होंने रखे हैं, दरवाज़ा बंद करके रखे हैं क्योंकि उनके घर में और एक बिल्ली है। बिल्ली की जो बच्ची होती है मादा चित्रा, उनसे बचाने के लिए उन्होंने इन छोटे बच्चों को अपने पढ़ने लिखने के कमरे में रखा है। उसके आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास है। देखो, जब लेखिका महादेवी वर्मा की कमरे का कायाकल्प यानी रूप परिवर्तन चिड़ियाखाने के रूप में होने लगा, यानी वहाँ पर उन्होंने एक मोर और मोरनी 2 बच्चों को रखा था, तो उन्होंने सब शरारत करते करते उस कमरे का हाल बेहाल कर डाला था। उसका कायाकल्प ही बदल चुका था। इसलिए महादेवी जी ने इन कठिनाइयों से बचने के लिए उन दोनों चिड़ियों को पकड़कर कहाँ रखा? जाली के बड़े घर में। उनके घर में और भी पशु पक्षी, पालतू पशु पक्षी उस चिड़ियों जाली घर में रहते थे, उनके सामान्य निवास में रहते थे। वहाँ पर उन्होंने उन दोनों मोर और मोरनी को छोड़ दिया है। आगे 2 नवागतों को ने पहले से रहने वालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसे नववधु के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटर गु की रागिनी अलापने लगी। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। उनकी गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। देखो, ये जो नवागत यानी जो नए मेहमान थे, वो पहले से जो उस चिड़ियाघर में या जाली घर में रहने वाले जो पक्षी थे, जानवर थे, उनमें बहुत ही जिज्ञासा जाग उठी कि ये नए मेहमान कौन हैं। जैसे कि नववधु घर में परिवार में आने पर परिवार वालों में भी एक जिज्ञासा होती है कि ये नववधु कैसी होगी, यानी उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। उसी तरह जाली घर में जब मोर और मोरनी के 2 छोटे छोटे बच्चे रहने के लिए आए, तब बाकी जो वहाँ पर रहने वाले जो पक्षी थे या जानवर थे पालतू, उनमें भी कुतूहल जग उठा। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े। देखो क्या क्या कौन कौन कर रहा है, और गुटर गु ऐसे आवाज़ करते करते उनके चारों तरफ वो घूमने लगे। बड़े खरगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से निरीक्षण करने लगे। इन 2 मेहमान कौन होंगे, ये सोचते रहे होंगे। और उनकी गेंद जैसे ने ऊन, यानी आपको मालूम है वुलन का जो गट्टा होता है, वो गेंद जैसे दिखाई देता है, उसी तरह जो छोटे छोटे खरगोश थे वो भी उछल कूद मचाने लगे। तोते तो क्या करने लगे? एक आंख बंद करके उनका परीक्षण करने लगे। किसका परीक्षण? मोर और मोरनी का। उस दिन चिड़ियाघर में भूचाल ही आ गया था। भूचाल यानी भूकंप आ गया, यानी बहुत सा बदलाव हो गया था। आगे देखो, धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमशः और रंगमय था जैसा इल्ली से
तितली का बनना। देखो बच्चों, यहाँ पर धीरे धीरे वो दोनों ही मोर के बच्चे बढ़ने लगे हैं और उनका कायाकल्प यानी बदलाव जो था ऐसे ही क्रमशः था, रंगमय था, जैसे इल्ली से तितली का बनना। इल्ली से यहाँ उदाहरण के तौर पर इल्ली से तितली का बनना यहाँ पर दिया है, यानी इल्ली यानी वो जो अंडे से छोटे से लार्वा बाहर आती है, वो बड़े बड़े होकर उसे छोटे छोटे पर निकल आते हैं और उससे वह तितली बन जाती है, उसे ही कहते हैं इल्ली से तितली बनना। उसी तरह ये छोटे छोटे मोर के जो बच्चे थे उनमें भी कायाकल्प हो रहा है, यानी उनमें भी परिवर्तन हो रहा है, वो भी क्रमशः रंगमय बनने लगे हैं। आगे देखो बच्चों, मोर के सिर की कलगी और सघन ऊंची तथा चमकीली हो गई, चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, गोल आंखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी, लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाई तरंगे उठने गिरने लगी, दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे, पूंछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो उठे, रंग रहित पैरों को गर्वीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उनका गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ ऊंचे नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता। देखो यहाँ पर इस परिच्छेद में लेखिका महादेवी वर्मा जी ने मोर का वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। मोर के सिर पर जो कलगी होती है यानी पर होते हैं वो बड़े ही सघन यानी झुमकेदार हो गए हैं और ऊंचे चमकीले हो गए हैं। उनकी जो चोंच थी वो अधिक बंकीम और पैनी यानी बहुत ही टोकदार नोकदार हो गई है। उसके आंखें जो है वो इंद्रनी की तरह नीलाभ दिखाई दे रहे हैं। लंबी नील हरित ग्रीवा यानी गला जो है वो नीला दिखाई दे रहा है। हर भंगिमा यानी उनकी जो नृत्य करना है वो करते समय मानो धूप में तरंगे उड़ने लगी है ऐसा लगता है। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगा है। मोर की पूंछ लंबी हो गई, उनके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्दीप्त हो गए हैं। उद्दीप्त यानी प्रकट हो गए हैं। रंग रहित पैरों को गर्वीली गति से एक नई गरिमा से रंजित कर दिया है। उनकी गर्दन देखो यानी जो गला है ऊंची कर देखना, यानी उनकी जो हलचाल थी हाव भाव थे उसका भी वर्णन बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने किया है। कौन कौन सी देखो, गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ नीची कर दाना चुगना यानी दाना खाना, पानी पीना, टेढ़ी कर यहाँ वहाँ के आवाज़ सुनना, ये सब कुछ बहुत ही अच्छा था। वो उसका अनुभव देख कर ही किया जा सकता है, गति का चित्र नहीं आंका जा सकता यानी वो देखना और कल्पना करना उसमें बहुत ही फर्क होता है। बहुत ही सुंदर शब्दों में लेखिका महादेवी वर्मा जी ने मोर और मोरनी के बदलाव जो थे वो जब बड़ी हो गई तब का वर्णन यहाँ पर बहुत ही सुंदर शब्दों में किया है। आगे देखो, मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ, परंतु अपनी लंबी धूप छाई गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, मंथन गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। मोर का विकास जिस तरह बहुत जल्दी जल्दी चमत्कारिक हो गया वैसा तो मोरनी का विकास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसकी लंबी धूपछाई गर्दन, उसकी जो लंबी गर्दन थी, हवा में चंचल कलगी उड़ाना, पंखों की श्याम श्वेत यानी सफ़ेद पत्रलेखा, मंथर यानी बहुत धीमी गति से उसका जो चलना था मोर के पीछे पीछे, जैसे कि सहचारिणी चलती हो यानी पत्नी पति के पीछे पीछे चलती है, उसी तरह ये मोरनी भी मोर के पीछे पीछे चलती थी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। देखो बच्चों, मोर का नाम क्या रखा गया है? नीलाभ ग्रीवा यानी उसका गला जो था
वो नीले रंग का था, इसलिए उसका नाम रखा गया नीलकंठ। और मोरनी का नाम क्या रखा गया? राधा, क्योंकि वो हमेशा उसकी छाया की तरह उसके पीछे पीछे रहती थी, इसलिए उसका नाम रखा गया राधा। आगे देखो, मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़ियाघर के निवासी जीव जंतुओं का सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहां दाना दिया जाता है, और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचु प्रहार से उसे दंड देने दौड़ा। देखो बच्चों, यहाँ जालीघर में कब उस जालीघर का सेनापति और संरक्षक पद कब उसने घोषित किया, उसने यानी मोर ने कब नियुक्त किया, ये तो महादेवी जी को भी मालूम नहीं है। देखो, सवेरे ही वो सब खरगोशों को, कबूतरों को इकट्ठा करता था और जहाँ पर दाना और पानी मिलता था वहाँ पर सबको लेके जाता था और घूम घूम कर उनकी रखवाली करता था, संरक्षण करता था। किसी ने कुछ गड़बड़ की तो उसे अपनी तीखी चोंच से प्रहार करके उसे दंड भी देता था। आगे देखो, खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्तक्रंदन न करने लगते उन्हें उधर में लटकाए रखता। कभी कभी उनकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी के पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुआछुआल का खेल खेलते रहते थे। देखो बच्चों, खरगोश के जो छोटे छोटे बच्चे थे उसे वो चोंच से कान पकड़कर ऊपर उठा लेता और जब तक वो बहुत जोर जोर से चिल्लाते नहीं थे आर्तक्रंदन, तब तक वो हवा में ऐसे ही लटकाते रहता था। कभी कभी उनकी पैनी चोंच से खरगोश के बच्चों का कर्णवेद संस्कार भी हो जाता था, यानी बहुत उसके जो कान, छोटे छोटे खरगोशों के कान थे उसमें से खून भी बाहर आता था। पैनी यानी बहुत ही नोकदार जो चोंच थी मोर की, उसे वो उसके कानों को घायल भी कर लेता था। पर वे फिर से कभी क्रोधित होने का अवसर नहीं देते थे, शरारत नहीं करते थे। दंड विधान के अनुसार ही उन जीव जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाते थे। सब उसकी लंबी पूंछ और सघन पंखों के से खेला करते थे। ऐसी ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। जब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए, केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। देखो बच्चों, एक दिन क्या हुआ, उस जाली घर में कौन आया? सांप। और यहाँ वहाँ जीव जंतु जो रहते थे जाली घर में वो भागने लगे। उसके पकड़ में कौन आया? खरगोश का छोटा सा शिशु यानी बच्चा। तो बच्चों, खरगोश का छोटा सा बच्चा सांप की पकड़ से निकलता है कि नहीं, वह हम अगली वीडियो में देख लेंगे। यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखना है, समझना है और यहाँ तक पाठ का पठन बहुत अच्छी तरह से करना है। धन्यवाद।